Class 8, Subject History, Chapter 3, The Peasants and the Raj. Dear students, today I will teach you about the British rule and the peasants from this chapter. आज मैं इस वीडियो में आपको ब्रिटिश हुकूमत के दौरान किसानों की स्थिति और कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसीज़, औपनिवेशिक कृषि नीति, ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक कृषि नीति के बारे में बता रहा हूँ। सो ओपन योर बुक एंड पे अटेंशंस। आप किताब खोलिए और ध्यान से सुनिए। लैंड रेवेन्यू was the most important source of income of the colonial government. ब्रिटिश सरकार का आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत राजस्व, भू राजस्व की वसूली था। भूमि पर उसने कई प्रकार के टैक्स लगा रखे थे और वह उससे जो आमदनी होती थी टैक्स से, वह एकदम परमानेंट था कि हर स्थिति में उसको इतना टैक्स आता ही रहता था। वेरियस लैंड रेवेन्यू सिस्टम केम इनटू प्रैक्टिस अक्रॉस द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। बिसाइड व्हेन लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ द कंट्रीसाइड केम अंडर ब्रिटिश रूल, सर्टेन क्रॉप्स व्हिच हैड ग्रेटर कमर्शियल value came to be favored for cultivations. As a result, indigo and tea in the earlier period and jute and tea in the later period of colonial rule became the main commercial crops as they helped Britain maintain a healthy balance of trade. इसके अंतर्गत प्रारंभ में नील, इंडिगो और चाय की खेती, ये सब जूट आदि की खेती महत्व रूप से उनके कॉमर्शियल क्रॉप्स के अंतर्गत आते थे, जिससे बड़ी मात्रा में राजस्व की वसूली होती थी और कच्चे माल के रूप में विदेशों में इसका निर्यात किया जाता था, जिससे उनका व्यापारिक संतुलन बना रहता था। इस क्रम में अंग्रेजों ने भारतीय किसानों के ऊपर विशेष रूप से 3 प्रकार के टैक्स लगाने की व्यवस्था की थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी इंट्रोड्यूसेड 3 मेन टाइप्स ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन इंडिया। फर्स्ट, द परमानेंट सेटलमेंट, सेकेंड, द रैयतवारी सेटलमेंट एंड थर्ड, महालवारी सेटलमेंट। इन तीनों तरह के टैक्स के बारे में विस्तार से मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट है परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त, हिंदी में उसको कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त। इसको 1793 ईस्वी में जब हमारे यहाँ ब्रिटिश हुकूमत के दौरान लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर के आया था, तो उसने परमानेंट सेटलमेंट टैक्सेशन सिस्टम स्थापित किया था। इसके अंतर्गत द लैंड ऑनर्स मतलब जमींदार इमर्ज्ड एज अ क्लास ऑफ लॉयल एलाइज टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इन जमींदारों की अपनी एक अलग दोस्ती थी और ये जमींदार और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों एक साथ मिलकर भारतीय किसान के ऊपर और लोगों के ऊपर शासन करते थे। इसको कहा जाता था डबल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश इन बंगाल एम्ड एट इंक्रीजिंग द रेवेन्यू फॉर द कंपनी एंड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ एट चीप रेट विथ दैट रेवेन्यू। इस राजस्व से अच्छे किस्म के कपास और सिल्क एवं उससे बने हुए कपड़ों को खरीदने के लिए इन राजस्वों को उसमें लगाया जाता था।
तो जमींदार अपनी जमींदारी बचाने के लिए अंग्रेजों के साथ जो है सो मिली भगत कर लिए थे, और इस तरह से भारत में दोहरी शासन व्यवस्था चल रही थी। लेकिन बीच में किसान और कमजोर वर्ग के लोग जो है वह शोषित हो रहे थे। इसके अंतर्गत द जमींदार गोट हेरिडिटरी राइट ओवर देयर लैंड, अपने जमीन पर राजस्व वसूली के क्रम में वह उनका जो है सो वंशानुगत अधिकार था कि एक जमींदार की पीढ़ी समाप्त हो जाए तो दूसरों की जमींदारी बनी रहती थी। द फार्मर बिकेम tenants and lost the right to the use of pasture, forest land, irrigation canals and fishing ponds। इसके अंतर्गत किसान जो जमींदार के अधीन या उनसे जमीन लेकर के पट्टे पर या ठेके पर खेती करते थे, उन्हें बड़ा कष्ट सहन करना पड़ता था, उनकी गुलामी करनी पड़ती थी, बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती थी, और थोड़ा बहुत जो उनका अपना भी जो है वह चारागाह था, फॉरेस्ट लैंड था, या सिंचाई के साधन थे, मछली मारने के संसाधन थे, ये सब जो है सो उनका प्राकृतिक संसाधन जो है उनसे किसानों से छीन लिए गए थे, और वह जमींदारों के अंतर्गत आ गया था, क्योंकि वह उनके लिए कमाने की सबसे बड़ी पूंजी थी। द इनकम ऑफ द कंपनी फ्रॉम लैंड रेवेन्यू बिकम सिक्योर एंड रेगुलर, और इस परमानेंट सेटलमेंट के अंतर्गत ब्रिटिश हुकूमत जो जमींदारों के साथ साठगांठ करके राजस्व वसूली करते थे वह एकदम अस्थायी था। फसल हो नहीं हो, अकाल पड़ जाए, चाहे कुछ भी हो, ऐसी स्थिति में उनको कोई मतलब नहीं है, उनको टैक्स हर हालत में किसान को चुकता करना ही है। और इसी क्रम में 1770 ईस्वी में बंगाल में जब भयानक अकाल पड़ा था, उस समय भी एक इस तरह का जो है सो किसानों के साथ जो है सो नियम और शर्तें लागू की गई थी कि आपको फसल की क्षति हो या कुछ भी हो जाए उससे हमको मतलब नहीं है, हर हालत में आपको टैक्स समय पर में जमा करना है। तो यह उनकी आमदनी का जो है सो मुख्य स्रोत था। इन केस ऑफ नन रीपेमेंट ऑफ लोन्स द लैंड वाज mortgaged and the peasants had to look for an alternate employment and even migrate to cities। किसानों को लोन एक बार दे दिया जाए तो उस कर्ज की चक्की में वो हमेशा पिसे रहते थे, वो लोन चुका नहीं पाते थे, और अगर वह टैक्स भी नहीं देते थे तो उनकी थोड़ी बहुत बची हुई संपत्ति जो है वह अगले ही दिन जो है सो हड़प ली जाती थी और उसको नीलाम कर दिया जाता था और ब्रिटिश हुकूमत में मिला लिया जाता था, अपने अधीन कर लिया जाता था। इन मेनी प्लेसेस मनी लेंडर्स रिप्लेस्ड द ओल्ड लैंडलॉर्ड्स हु टुक नो इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग, एंड मेनी ऑफ देम वेयर absentee landlords who leased out their land to tenants and lived in cities। बड़े बड़े जमींदार तो ऐसे होते थे, है ना, लैंडलॉर्ड्स भूस्वामी, है ना, जो अपने यहाँ कुछ जमींदारों को भी रखते थे, ठेकेदारों को भी रखते थे, जो हर हालत में ऐसे किसानों से ज़बरदस्ती टैक्स वसूल करके ला करके उनको देते थे। इसके बाद दूसरा सिस्टम जो है वह है महालवारी सेटलमेंट, इंट्रोड्यूसेड बाय हॉल्ट मैकेंजी इन 1822। 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी जो गवर्नर जनरल बना था उसने महालवारी सिस्टम अपनाया था, अर्थात गांव सड़क गांव गली मोहल्ले आदि को जो है सो मोहल्लों में बांटकर, छोटे छोटे कस्बों में बांटकर वहाँ जो है सो टैक्सेशन सिस्टम लागू किया था। द यूनिट ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट वाज द विलेज और द महाल, मतलब जिसको आज मोहल्ला कहते हैं, एंड द रेवेन्यू डिमांड वाज मेड कलेक्टिव ऑन द विलेज, और गांव के जो विलेज हेडमैन होते थे उसको वहाँ उसकी जमींदारी दे दी जाती थी, जवाबदेही दे दी जाती थी टैक्स वसूलने की। द विलेज हेडमैन और द लैंड बॉर्डर्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड मेकिंग इट ओवर टू द गवर्नमेंट, और सरकार को जमा करना, इसके बदले थोड़ी बहुत जो है सो उनको, है ना, प्रलोभन दिया जाता था, जिसके अंतर्गत कहा जाता था कि आप साल में 2 लाख रुपया इस मोहल्ले से टैक्स वसूलिए, उसमें 50,000 रुपया खुद रखिए, 1.5 लाख मेरे पास जमा कर दीजिए। जिसका नतीजा होता था कि
ऐसे ठेकेदार और जमींदार या विलेज हेडमैन गांव के इन किसानों के ऊपर मनमाना टैक्स लगाते थे और वसूलते थे, है ना। और कोई यदि नहीं दे तो ब्रिटिश सरकार का जो फौज है उसकी वो मदद लेते थे और उस पर घोर अत्याचार करते थे। द लैम्बार्डर्स फिक्स्ड द रेवेन्यू on the basis of the type of land, total land under cultivation. The estimate revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village mahals had to pay. The rate of revenue was to be revised periodically and not fixed permanently. इसमें महालवारी सिस्टम के अंतर्गत समय समय पर जमीन की गुणवत्ता और प्रकार को देख करके उस पर में टैक्स लगाया जाता था, है ना। और उसमें समय समय पर वृद्धि की जाती थी, घटाया नहीं जाता था लेकिन थोड़ा बहुत उसमें बढ़ाया भी जाता था। और एक निश्चित समय पर में उनका टैक्स जो है सो उनसे ज़बरदस्ती वसूला जाता था। इसके बाद तीसरा है रैयतवारी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो इन 1820। और 1820 ईस्वी में जब थॉमस मुनरो हमारे यहाँ गवर्नर जनरल बन करके आया था तो उसने रैयतवारी सेटलमेंट की व्यवस्था की। यह भी एक तीसरा टैक्सेशन सिस्टम था। इसमें द लैंड रेवेन्यू वाज नॉट कलेक्टेड बाय द जमींदार्स बट वाज टेकन फ्रॉम द रैयत और कल्टिवेटर्स डायरेक्टली। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के द्वारा सीधे तौर पर टैक्स नहीं वसूले जाते थे, बल्कि जो विलेज हेडमैन या फिर और जो अंग्रेज़ों के द्वारा नियुक्त किए गए ये रैयत होते थे और कल्टीवेटर्स होते थे, है ना, किसान, उनको डायरेक्ट जो है वह ब्रिटिश के हुकूमत के खजाने में, ब्रिटिश सरकार के खजाने में टैक्स जा कर के जमा करना पड़ता था, कोई बिचौलिया नहीं होता था। ये सबसे बड़ी बात थी। इस बीच आप यह देखेंगे कि जमींदारों की जमींदारी उनसे छीन गई थी और यह अंग्रेज़ों के विरोध का उनका सबसे बड़ा कारण था। शुरू में तो जमींदारों को यह नहीं लगा था, लेकिन बाद में जब उनकी जमींदारी छीन गई तो वो भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो गए थे। तो रैयतवारी सिस्टम में द रेवेन्यू वाज वेरी हाई एंड कलेक्टेड रिजिडली। राजस्व की राशि जो थी वह बहुत अधिक थी और निश्चित तौर पर जबरदस्ती टैक्स वसूला जाता था। द कल्टिवेटर हैड टू पे इवन इफ हिज क्रॉप्स वेयर डिस्ट्रॉयड। और किसान को हर परिस्थिति में उचित समय पर, नियत समय पर टैक्स जमा करना ही पड़ता था, चाहे उसका फसल बर्बाद हो जाए या अकाल पड़ जाए या कुछ भी हो जाए, उससे उनको मतलब नहीं। इसके बाद दिस सिस्टम बेनिफिटेड द गवर्नमेंट इंस्टीड ऑफ द कल्टिवेटर्स एज द कंपनी इटसेल्फ बिकेम द जमींदार्स। और इस क्रम में कंपनी के जो एजेंट हुआ करते थे वो खुद जमींदार बन बैठे थे। लोकल स्तर पर जो जमींदार थे या भूस्वामी थे, है ना, उनकी जमींदारी समाप्त हो गई थी। द पीसेंट्स वेयर ओवर बर्डेन्ड विथ हैवी टैक्सेस। नतीजा क्या निकला कि किसानों के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन आ गया, एक जवाबदेही आ गई। दे ऑफेन हैड टू टेक ए लोन टू पे द लैंड रेवेन्यू। और वे हमेशा इस भू राजस्व को चुकाने के लिए किसी न किसी जमींदार से, सेठ साहूकार से लोन और कर्ज लेते थे और उसमें डूबते चले जाते थे। एक बार कर्ज ले लिया तो वो दोबारा चुका नहीं पाते थे, उस पर ब्याज दर ब्याज, ब्याज दर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज तक लग जाता था और उनकी सारी संपत्ति नीलाम हो जाती थी। तो यह 3 तरह की व्यवस्थाएं थी। इसके बाद आगे चल कर के इसमें आया कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कल्टीवेशन। कृषि योग्य भूभाग जो था और उसमें उपजाई जाने वाली फसलें, उसका वाणिज्यीकरण, व्यावसायीकरण कर दिया गया और किसानों को जबरदस्ती व्यावसायिक फसलों की खेती अपने यहाँ करने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें विशेष रूप से इस व्यावसायिक फसल के अंतर्गत कपास, कॉटन जिसको कहते हैं, जूट, इंडिगो, नील, अफीम, टी, रबर आदि की खेती करने के लिए उन्हें बाध्य किया गया, क्योंकि यूरोपियन कंट्री में और इंग्लैंड के लिए जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तो कच्चे माल के रूप में बड़े पैमाने पर
इन चीज़ों की आवश्यकता होती थी। कॉटन, जूट, रबर, टी, कॉफ़ी, इंडिगो आदि की बड़े पैमाने पर आवश्यकता होती थी, इसलिए उनको बाध्य किया गया था खेती करने के लिए, और इन चीज़ों का व्यापार दूसरे देशों के साथ बड़े पैमाने पर होता था। इन द फर्स्ट फेज ऑफ द कॉलोनियल रूल, ओपियम एंड इंडिगो वेयर द मेन कमर्शियल क्रॉप्स। फर्स्ट फेज में अफीम और नील की खेती जो कराई जाती थी ज़बरदस्ती, वह एक बहुत बड़ा व्यापारिक फसल हुआ करता था। ओपियम वाज कल्टिवेटेड इन वेस्टर्न इंडिया एंड एक्सपोर्टेड टू चाइना इन एक्सचेंज ऑफ चाइनीज़ टी। और चीन के साथ व्यापार करने के क्रम में अफीम को वहाँ भेजा जाता था और चाइनीज़ चाय वहाँ से खरीदा जाता था। इंडिगो वाज कल्टिवेटेड मेनली इन द बंगाल प्रोविंस एंड exported to Britain and Europe, helping the company make a huge profit। और इस तरह से नील की खेती जो हमारे देश में होती थी, वहाँ से उसको ज़बरदस्ती खरीदकर कम दाम पर किसानों से और उसको यूरोपीय मार्केट में जो है ले जा कर के बेचा जाता था, और बहुत अधिक जो है वह ब्रिटिश सरकार इस पर लाभ कमाती थी, प्रॉफिट। From the middle of the 19th century, however, the demand for new types of commercial crops, jute, cotton and rubber were now needed from India to meet the needs of the industrial revolution in England। औद्योगिक क्रांति जब इंग्लैंड में हुई तो भारत से बड़े पैमाने पर कच्चे माल के स्रोत के रूप में जूट, कपास, रबर आदि की खेती की जाने लगी, और यहाँ से खरीद करके इंग्लैंड भेजा जाता था उसको। तो इस वीडियो में आपने इतना टोटल चीज़ देखा। अगले सेकेंड वीडियो में मैं आपको विशेष रूप से इंडिगो कल्टीवेशन के बारे में बताऊंगा। इंडिगो कल्टीवेशन, इंडिगो रिवोल्ट, ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसके बारे में अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।